हेलो फ्रेंड्स, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आइए हम हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की अध्ययन में की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा बाकी था पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। ये उन लोगों के लिए दोस्तों जिनके पास मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स नहीं है, वे इन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूर्व में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिलीजुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लागत अर्जित किया। अब देखते हैं अकबर और पुर्तगालियों का व्यवहार। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। 12 वर्षों क्या लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट। सूरत में उसने मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रेल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा, विकार चर्च में पुजारी जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रेल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो, उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोडक्लिफो, एकवाविया और एंटोनियो मॉन्सरेट फतेहपुर सिकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। मिशनरीज न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सकी। अकबर और उसके पुत्र सलीम, भविष्य में जहांगीर, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों ने पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा। जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। सभी दिखावों या बहाने को छोड़ते हुए अकबर को सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाली राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया।
धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया। 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया और लाहौर में एक भव्य विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान बपतिस्मा आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नकद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा, दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता। मुकर्रम खान, जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था, वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गए और अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा। फादर पिन्हेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया। किसने प्रयत्न किया दोस्तों? फादर पिन्हेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने के लिए रोका, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिसकी कीमत 25,000 सोने के सिक्के के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा का अच्छी प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस के आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह का बेटी से विवाह भी किया। मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकर्रम खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलीपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिन्हेरो को औपचारिक आधार पर मुकर्रम खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने 1611 में मुगल दरबार को छोड़ दिया। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। अंग्रेज़ों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। वी.ए. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया। किसने जब्त किया दोस्तों? पुर्तगालियों ने। और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया।
और सामान को लूट लिया। जहांगीर की माँ इस सामान में गहरी रुचि थी और इसे करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकर्रम खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। शाहजहां एवं पुर्तगाली। यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों को हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही में इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी। जब उन्होंने रानी मुमताज़ महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया। पुर्तगालियों की गतिविधियां 1589 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था, और वहां से वे व्यापारी गतिविधियां संचालित करते थे। कौन दोस्तों? पुर्तगाली। कौन से सन में? 1579। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उसके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रभावित किया। उन्होंने नमक दोस्तों, जो ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना ज़रूरी है। आइए याद करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 5 पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नौर में स्थापित किया और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र की संयुक्त बेड़े को पराजित किया और 1510 अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। सबसे पहले 1503 में कोचीन को पहला दुर्ग, 1505 में कन्नौर को, 1509 में अल्फांसो अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र को पराजित किया। 1510 में अल्फांस डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बीजापुर के सुल्तान का नाम आपको बताना है। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पर स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया और वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु भी 1515 में हुई है। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार किया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया और 1566 पुर्तगाली एवं तुर्कों के बीच में समझौता हुआ। 1596 डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1612 सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया और 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से चला गया और 1663 मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। यहाँ पे था, उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया, तंबाकू पर सख्ती से आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप होने के पश्चात व्यापार की प्रमुख वस्तु बन गई। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया। हुगली पर अधिकार 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरह से खुला था। यह किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार
सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दासता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद वह धीरे धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों का पतन। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और उसका स्थान डच और अंग्रेज़ों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति जीर्ण हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामले ने उसकी शक्ति कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। प्रिटोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय व्यापार के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों, उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर और माकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्होंने डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिम शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए। वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। डच आगमन एवं गतिविधियाँ। अब आते हैं डच के बारे में। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में अनोखा अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेज़ों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था। याद रखिए दोस्तों, पहला डच यात्री कार्नेलिस डी हाउटमैन, जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ ही वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा ने डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरेनिगे ऊस्ट इंडीसी कंपेन इसे VOC की कुल आरंभिक पूंजी
6500 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के रूप में व्यापार करने की अनुमति मिली। कौन सी कंपनी को दोस्तों? तो डच की कंपनी को। कंपनी का पूर्वी केंद्र बैटविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गैलेट्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिम तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत में बिमलीपट्टनम, 1641 में, 1665 ईस्वी में करिकल में, 1653 में चिंसूरा, 1658 कासिम बाजार, पटना, बालासोर, निगापट्टनम, 1663 ईस्वी में कोचिन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बोइना, 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में श्रीलंका जीते। 1641 में मलक्का में भी डचों ने पुर्तगालियों की विजय हुई। डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान, जिंजी, मदुरै, तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुठा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पडाक्कड़ और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। डचों की व्यापारिक संस्था वोक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण। कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित निगापट्टनम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। 1600 डच व्यापार। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूँकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया से मिलते थे, अतः डचों का मुख्य केंद्र बन गया। उन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से राजपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों पर प्रहार किए और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किया। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था और डचों ने शोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम, सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशे की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। डच अंग्रेज संघर्ष। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूर्व में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने सभी क्षेत्रों पर व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्र गोवा, मालाबार के कारखाने, श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया। 1655-56 में कोलंबो और 1659 और 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का
उत्पादन कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल, बिहार में सॉल्सेट, शोरा और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रभुत्ता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गया। कहाँ पर? भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में स्वायत्तता स्थापित करना चाहते थे डच और अंग्रेज। 17वीं शताब्दी के उत्तर में 3 आंग्लो डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेख है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध 1672 से 1674 में सूरत और बॉम्बे का अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। 1659 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। डचों का पतन लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थे, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों की एवं शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों के द्वीप की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रभुत्व नहीं बनाए रख सकती थी। ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में हासिल कर लिया था और इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। अब बात करते दोस्तों अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। वन मिनट दोस्तों। उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए और इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे। उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत ही अधिक प्रभावित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मेल्डेहन भारत आया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई और पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर
आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में यह विशेष अधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। ओके दोस्तों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की डच कंपनी की तुलना में छोटी थी। अपनी प्रथम व्यापार यात्रा की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार में पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। 1611 में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, जो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी और इससे 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिम तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिली। हॉकिंस एवं थॉमस रो। जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। 1619 ईस्वी तक वह वहां रुका और यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के लिए उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा। भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी संधि, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 ईस्वी के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1630 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए। कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत में किलेबंदी की और इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डच और मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हॉर्मुज़पुर पर कब्जा कर लिया और यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इसके पश्चात पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए थे। अंग्रेज़ों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था। अंग्रेज़ों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी की और अपनी सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 1654 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नज़दीक आ गए। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसने दिया? पुर्तगाली ने दिया।
राजकुमारी से विवाह किया किसने? चार्ल्स द्वितीय ने, जो कि ब्रिटेन का सम्राट था। और किसकी बेटी से किया? पुर्तगाल की राजकुमारी से किया। तो इसमें क्या हुआ कि दहेज स्वरूप उन्होंने क्या दिया? बॉम्बे टापू दे दिया। और चार्ल्स ने उनको कहा कि 10 पौंड वार्षिक मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको? ये पुर्तगालियों को। फिर 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन 1662 में जेरोल्ड आंगियर 1659 से 1677 और सर जॉन चाइल्ड 1682 से 1690 के दौरान प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर, 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार में पटना, बंगाल में ढाका, कासिम बाजार में भी कई कारखाने खोले गए। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कि कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651 और 56 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर क्या लगाया? जजिया कर। इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूता नदी में कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंद कर दिया। 1696 में जमींदार सुबा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 में 1200 रुपये में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया। उसने सूता नदी, गोविंदपुर और करीकाता गांव की जमींदारी मिल गई। किसे मिली? सुबा सिंह को। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंदी बस्ती में थी। कली का नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। अब फरीक्सियर फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए छोटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 ईस्वी में जॉन सरमिन की अध्यक्षता में अंग्रेजों ने शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 में फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई थी। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई और कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। मुंबई में ढाली गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा की गई। कंपनी के हैदराबाद के पुरानी विशेषाधिकार को बनाए रखा गया, उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार शामिल थे। पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष।
स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। 1634 ईस्वी में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 1661 की संधि के अंतर्गत भारत के डचों को दोनों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसालों के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, जैसे कि उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिंसूरा 1653 और कासिम बाजार, बरंग और पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1659, कोचीन 1663 में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंची। इसी समय डच जहाजी भेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए। किसके? डच और अंग्रेजों की सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे। डचों ने देसी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया और 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई। उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे उनका अधिकार क्षेत्र समाप्त हुआ। अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर, फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया और अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे और अपनी समकालीन यूरोपीय भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया और ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में 1764 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद से अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार का स्वरूप प्रदान किया। फ्रांसीसी का भारत आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और व्यापारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लगी। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कॉल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दी कंपनी डेस इंडियस ओरिएंटलिस की स्थापना की गई थी। यह पूर्णतः राज्याधीन थी और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1659 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर कारखाना स्थापित किया। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा की सुल्तान से सेंथोम जीत लिया। 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिनी ने वलीकोंडापुरम के शासक शेरखा लोधी से एक छोटा क्षेत्र पुडुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पुडुचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1698 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी छीन लिया, किंतु 1697 ईस्वी की रेजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई। इसी प्रकार 1690 में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया।
1665 ईस्वी में, हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थी। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया, इससे उसकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार और 1739 में करिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था और इसकी वाणिज्यिक विधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ा। इसकी नीति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफ़ी निर्भर था। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। अब देखते हैं दोस्तों एक्स-ला-शापिल की संधि के साथ हुआ। यहाँ पे हैं हम लोग। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 से 1713 ईस्वी के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्धों में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी हास्य हुए। इसके बाद 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 ईस्वी तक पौंडीचेरी के गवर्नर लीनो तथा ड्यूमास के कूटनीति पूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। 1742 ईस्वी तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों के व्यापार तक केंद्रित रखा, परंतु 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की ही हुई। सर्वोच्चता हेतु आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष। 17वीं शताब्दी के अंत तक 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690-92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्र में, विशेषकर कर्नाटक, मद्रास, पौंडीचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस समय युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसीलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहाँ फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसी ने पूरा लाभ उठाकर मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापिल की संधि के साथ हुई। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया गया। 1740 से 1765 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार और के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, टाइमलाइन याद कीजिए।
यह युद्ध 1740 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही और परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता ही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। चूंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह पर कर्नाटक राज्य आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव किया था। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के बजाय उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस की गवर्नर ला बोर्दोनो की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और ला बोर्दोनो के बीच मतभेद हो गया। ला बोर्दोनो ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। ला बोर्दोनो ने के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे लौटा देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की कन्या बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती का अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु इस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे। उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्स-ला-सापील की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न ही इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ, न ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से मुगल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि जल सेना का महत्व बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई और जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी, भारत में उसे शक्ति की सत्ता स्थापित होगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। इस सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उन सभी को भी मिले जिनके पास ये कंटेंट नहीं है। ओके, थैंक यू।